आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है आपके पास फंक्शन। मगर फंक्शन स्टार्ट करने से पहले फंक्शन कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो समझ लेते हैं। जहाँ पे भी कभी भी आपके पास किसी तरह का प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आपके जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे, उसको डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट तरह की अप्रोचेज़ रहती हैं। एक आपके पास होती है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी आपके पास होती है बॉटम अप अप्रोच। अब ये बेसिकली होती क्या है? टॉप डाउन अप्रोच में हमें आपके प्रोग्राम से क्या डिज़ायर्ड है, किस तरह की आउटपुट आपको डिज़ायर्ड है, हमें उसकी नॉलेज रहती है। वो कैसे वर्क करेगा, हमें इसकी नॉलेज रहती है। मगर समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास जो फंक्शन, जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किए जाते हैं तो ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट वो सॉफ्टवेयर काफ़ी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस के प्रोग्राम्स रहेंगे। सॉफ्टवेयर के कुछ एक पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स के जब आप काम करोगे तो अगर उस प्रोग्राम को आप डिवाइड नहीं करोगे तो वहाँ पे अगर आपको प्रोग्राम में जाके आपके सॉफ्टवेयर में आपको फ्यूचर में किसी तरह के चेंजेस करने हैं या आपके प्रोग्राम में कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई बग्स वगैरह आते हैं, तो उन चीज़ों को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। आपके अगर किसी एक सिंगल लाइन के अंदर कोई बग है, आपको कहीं पे किसी सिंगल स्टेटमेंट के अंदर किसी तरह की अपडेशंस करनी है, चेंजेस करने हैं, तो अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लाइन का एक प्रोग्राम है तो उसमें आपको वो एक लाइन ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी कि आपको कहाँ पे चेंजेस करने हैं या कहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम रहती है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम ये फिर आपके पास टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली आपका जो प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। हर एक मॉड्यूल अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रोग्राम की तरह होता है और हर एक प्रोग्राम को आप अपनी टीम मेंबर्स में डिवाइड कर सकते हो ताकि हर एक टीम मेंबर अपने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम डिज़ाइन करे। अगर आप 1000 लाइन का आपका प्रोग्राम है, उसको अगर 10 पार्ट्स में भी डिवाइड करते हो तो आपके पास हर एक मॉड्यूल के अंदर आपके पास 100 लाइन्स हैं। अब 100 लाइन्स में अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बग आता है या आपको किसी तरह की अपडेशन करनी है तो वो ईजी है। आप 100 लाइन के अंदर अपने बग्स को सर्च कर सकते हो। दूसरा, आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं वो ओवरऑल आपके जो प्रोग्राम होते हैं उसको ज़्यादा इजी बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा, बेटर रीडेबल बनाते हैं। अब इस तरह के जो आप मॉड्यूल्स में अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हो, इसको कहा जाता है आपकी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब ये जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है, एक तरह की, जैसे आप कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे जैसे एक गाड़ी को डिज़ाइन किया जाता है। जब भी आप किसी तरह की कार को डिज़ाइन करोगे तो कंपनी के अंदर जो भी कार की डिज़ाइनिंग कंपनी रहती है, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट रहता है, वो उस गाड़ी के पूरे डिज़ाइन को बनाएगा। आफ्टर दैट वो डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं, मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट्स जो हैं, उनको मालूम है कि किस तरह की गाड़ी को डिज़ाइन करना है। तो वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में उस गाड़ी के डिज़ाइन को डिवाइड किया जाएगा। आपकी गाड़ी की चेसी एक अलग डिपार्टमेंट में बनती है, इंजन एक अलग डिपार्टमेंट में बनेगा, इंटीरियर अलग डिपार्टमेंट में बनेगा, टायर्स अलग डिपार्टमेंट में बनेंगे। आफ्टर दैट वो हर एक जगह से पार्ट्स को लाके एक जगह पे उसको आपस में असेंबल किया जाएगा। तो सेम चीज़ आपकी टॉप डाउन अप्रोच में होती है, जहाँ पे आपको आपके प्रोग्राम से डिज़ायर्ड रिज़ल्ट क्या है आपको ये मालूम है। फिर आप उस थ्रू आउट जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उसको टीम्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, हर एक टीम अपना मॉड्यूल तैयार करती है और लास्ट में उन सभी मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन करके पूरे प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। तो इसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट रहती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं उनको
सॉफ्टवेयर डेवलप करना इजी हो जाता है, डिफरेंट तरह से प्रोग्रामिंग करनी इजी हो जाती है, क्योंकि सर्टेन टाइम्स पे जैसे आपकी टीम है तो टीम के अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स हों, कुछ न्यू कमर प्रोग्रामर हो, तो अगर वो सिंपली एक मेन प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करते हैं, मेन प्रोग्राम के ऊपर वर्क करते हैं, तो जो न्यू कमर है हो सकता है उनको किसी तरह की प्रॉब्लम जनरेट हो जाए। तो अगर आप प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हो तो वहाँ पे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है उसको आप किसी सीनियर लेवल पे किसी एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर को दे सकते हो करने के लिए, और जो इजी प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स रहते हैं उनको न्यू कमर को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इससे आपका जो थ्रू आउट डेवलपमेंट है वो एक अच्छे तरीके से पूरी टीम के बीच में डिवाइड हो जाती है। दूसरी आपके पास आती है बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप अप्रोच में बेसिकली हम क्या है, टॉप डाउन अप्रोच का उल्टा करते हैं। यहाँ पे आपके पास मॉड्यूल्स पहले से अवेलेबल होते हैं, हम उन मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन करके एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। अब ये जो टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच है, इसको ज़्यादा बेटर नहीं समझा जाता। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे बेटर आपके पास टॉप डाउन अप्रोच रहती है। क्यों? अगर आप बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हो तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, जो हो सकता है आपस में कंबाइन करने के बाद वर्क अच्छे से ना करें, या जैसा डिज़ायर्ड वर्क हम चाहते थे वो वैसा ना करें। जैसे हमने पहले गाड़ी की बात की, तो अगर जब गाड़ी बनाई जा रही है तो गाड़ी के डिज़ाइन बनाने से पहले अगर आप क्या है, गाड़ी के डिफरेंट तरह के पार्ट्स आपस में ले आते हो और उनको आपस में कंबाइन करना शुरू कर देते हो, तो जो आपका डिज़ायर्ड डिज़ाइन होगा गाड़ी का, आप वो नहीं बना पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी आपके टायर्स हैं, इंजन्स हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं किए गए हैं कि वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए बने। वो हो सकता है आपकी गाड़ी का जो आप टायर्स लेके आ रहे हो उसके साथ उसकी चेसी कंबाइन नहीं हो रही है, आपके जो इंटीरियर है वो आपके गाड़ी के जो आपने बॉडी लेके आए हो उसके साथ कंबाइन नहीं कर पा रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो यही सेम चीज़ आपके बॉटम अप अप्रोच में होती है। आपके डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स हैं, आप अगर उनको कंबाइन करोगे तो उसमें समटाइम्स आपको फिर से रीप्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ काम ना कर पाए। तो उस केस में हमारे पास सबसे इजी जो अप्रोच रहती है दैट वन इज़ योर टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें आपके पास आपका प्रोग्राम से आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट क्या है वो पहले से ही मालूम होता है। तो उस केस में आपका जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम है, जो डिज़ायर्ड मेन प्रॉब्लम है, आप उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके मॉड्यूल्स क्रिएट करते हो। तो इस तरह के मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन करना ज़्यादा ईजी रहता है। अब इस थ्रू आउट जो प्रोग्रामिंग होती है उसको कहा जाता है आपका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आपके ओवरऑल जो डेवलपमेंट फेज़ रहते हैं सॉफ्टवेयर की उसको बहुत ज़्यादा ईजी और मोर रीडेबल बना देती है। अब नेक्स्ट आपकी बात आती है फंक्शंस की। अब फंक्शंस जो होते हैं, हमने जो डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स क्रिएट किए, अब यही मॉड्यूल बेसिकली आपके होते हैं फंक्शंस। आपके प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। हर एक जो फंक्शन होता है उसमें कुछ एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स के कम्बिनेशन को, ब्लॉक को आपका फंक्शन नेम कहा जाता है। फंक्शन खुद में ही एक पूरा प्रोग्राम होता है। हर एक जो आपका प्रोग्राम होता है उसमें एट लीस्ट एक फंक्शन ज़रूर होगा। जैसे हमने अभी तक प्रोग्राम बनाए उसमें आपका जो एक फंक्शन आप यूज़ करते हो वो होता है बस मेन। हम जो स्टार्टिंग में मेन लिखते हैं दैट वन इज ऑल्सो इज योर फंक्शन। तो हर एक प्रोग्राम में आपका एट लीस्ट वन फंक्शन ज़रूर होता है। अब यही आपके जो फंक्शंस होते हैं आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इजी बनाएंगे। अब इसके जो एडवांटेजेस रहते हैं, जैसे आपका जो प्रोग्राम होता है, फंक्शंस आपके प्रोग्राम लार्जर प्रोग्राम को स्मॉलर प्रोग्राम्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है। आपके जो फंक्शंस होते हैं
वो ओवरऑल आपका जो साइज़ ऑफ द प्रोग्राम होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। जैसे आपके पास कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर आपके पास कुछ एक स्टेटमेंट्स ऐसी हैं, आपके प्रोग्राम का कुछ एक पार्ट ऐसा है जो आप बार बार यूज़ कर रहे हो। जब आप उस प्रोग्राम्स को, उन स्टेटमेंट्स को बार बार यूज़ कर रहे हो तो आइदर आपके पास ऑप्शन है, आप उन स्टेटमेंट्स को क्या है, जहाँ पे भी यूज़ हो रही हैं उनको बार बार उस चीज़ को लिखा जाए। तो उससे आपके पास जो नंबर ऑफ़ लाइन्स प्रोग्राम में होती हैं वो क्या इंक्रीज़ हो जाती हैं। अगर आप फंक्शन क्रिएट कर लेते हो, जो भी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो आप बार बार यूज़ कर रहे हो उनका एक अलग से फंक्शन क्रिएट करके रख लो। तो जहाँ पे भी आपको उन लाइंस को यूज़ करना है, आप सिंपली क्या है वहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करोगे। सिर्फ एक लाइन लिखने से आप वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को एक साथ यूज़ कर रहे हो। तो जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट बार बार लिखने के बजाय आप क्या है उसको एक जगह पे लिख के उसको प्रोग्राम को कहीं पे भी कॉल करके बार बार यूज़ कर रहे हो। तो उससे ओवरऑल जो साइज़ आपके प्रोग्राम का होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपका रिड्यूस हो जाएगा। फिर थर्ड थिंग, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस क्या आपका जो लार्जर और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लो तो उस चीज़ को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर आपके पास लार्जर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं तो अगर आप उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे तो ओवरऑल आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। आपको प्रोग्राम के अंदर किसी तरह के बग्स को फाइंड आउट करना, अपडेशन करनी, हर एक काम आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका एडवांटेज होता है फंक्शन का, दैट मीन इज़ योर इट सेव्स मेमोरी। अब मेमोरी कैसे, जैसे आपने सेकंड पॉइंट क्या है कि आपका जो प्रोग्राम होता है उसका ओवरऑल साइज़ रिड्यूस हो जाता है। जब आपका प्रोग्राम का साइज़ रिड्यूस हो गया, आप कुछ एक स्टेटमेंट्स जिनको बार बार आप टाइप कर रहे थे उनके बजाय आपने उसको एक ही बार टाइप करके जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत पड़ती है आप सिंपली उस चीज़ को कॉल कर रहे हो। तो आपको वो जो रिपीटेड स्टेटमेंट्स थी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब आप रिपीटेड स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हो तो आपके पास ओवरऑल जो साइज़ ऑफ द मेमोरी होता है, साइज़ ऑफ द प्रोग्राम होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। और जब साइज़ रिड्यूस हो जाएगा तो वो क्या है, कम मेमोरी स्पेस में सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज होता है आप अपनी खुद की कस्टम लाइब्रेरीज़ को डेवलप कर सकते हो। हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा था कि आपके पास जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें सी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास लाइब्रेरीज़ दी गई है। हर एक लाइब्रेरी में डिफ़ाइन किए गए हैं कुछ एक फंक्शंस। तो अगर आप फंक्शंस खुद से क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप अपनी कस्टम लाइब्रेरीज़ भी क्रिएट की जा सकती हैं जो आपके ओवरऑल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को और ज़्यादा ईजी बना देती हैं। अब आपके पास जो फंक्शंस होते हैं वो दो तरह के रहते हैं। एक को कहा जाता है आपके लाइब्रेरी फंक्शंस और दूसरे को कहा जाता है आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। जो आपके लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं ये वो फंक्शन हैं जो आपकी सी लैंग्वेज के अंदर पहले से ही प्री डिफाइंड है। मतलब इनको पहले से ही ये कैसे काम करेंगे ये पहले से ही आपके पास यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। इस तरह के फंक्शंस आपके पहले से ही कंपाइल्ड हैं आपकी लाइब्रेरी के अंदर। आपके जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं अगर आप इनको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको उस फंक्शन से रिलेटेड जो भी आपकी हेडर फाइल होगी उसको आपके प्रोग्राम में विद द हेल्प ऑफ हैश इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अभी तक हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट की, स्कैन एफ स्टेटमेंट की, ये आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। तो अगर आप इन इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपको stdio.h लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ता है जो आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपके प्रिंट एफ और स्कैन एफ ये कैसे काम करेंगे ये चीज़ आपस पहले से ही डिफ़ाइन की गई। आप सिर्फ एक लाइन लिखते हो उसके पीछे का प्रोग्राम आपके हेडर फाइल के अंदर पहले से ही दिया गया है, लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही दिया गया है। वो सारा स्टेटमेंट्स वहाँ से रन करना शुरू कर देती हैं। अब आपके पास जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं कुछ एक एग्जांपल हैं, जैसे आपके पास फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आपके पास प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच ए आर, पुट सी एच ए आर, गेट्स, पुट्स, ये कुछ एक आपके फंक्शंस होते हैं। जैसे प्रिंट एफ आपका आउटपुट
देने के लिए होता है, स्क्रीन के ऊपर आपको किसी तरह की आउटपुट लेनी है तो उसके लिए यूज़ होता है। स्कैन एफ आपको किसी भी तरह का डेटा टाइप का इनपुट प्रोग्राम में लेना है उसके लिए यूज़ किया जाता है। गेट सी एच ए आर आपका करेक्टर आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। पुट सी एच ए आर आपके करेक्टर इनपुट के लिए, एक सिंगल करेक्टर के इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। गेट्स एंड पुट्स इनका आपका स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपको इस तरह की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आपको stdio.h, ये वाली stdio.h ये हेडर फाइल आपके प्रोग्राम में आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। सेकंड, जैसे आपके पास स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं, आप डिफरेंट तरह की स्ट्रिंग्स पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे आपके स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। आप स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग को दूसरी जगह पे कॉपी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ str कॉपी। आपको स्ट्रिंग की लेंथ है, जैसे आपके पास आपका नाम लिखते हो, उस नाम के अंदर कितने करेक्टर हैं तो वो आपका स्ट्रिंग की लेंथ होगी। तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डायरेक्टली एक फंक्शन दिया गया है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग आप खुद से कोई प्रोग्राम राइट करो तो वहाँ पे आपके पास पहले से दिया गया है, आपकी हेडर फाइल के अंदर पहले से लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन किया गया है कि स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। आपको दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करना है, दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करना है। उस सब काम के लिए हमारे पास आपकी लाइब्रेरी में पहले से ही फंक्शन डिफाइंड है। तो आपको स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए किस तरह के फंक्शन यूज़ करने होते हैं तो उसके लिए आपके पास string.h हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे डिफरेंट तरह के फंक्शंस आपके दिए गए हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए SQRT, लॉगरिथमिक वैल्यू निकालनी है किसी की तो उसके लिए लॉग दिया गया है, साइन, एक्सपोनेंशियल, कॉस, इस तरह से अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए आपके पहले से ही फंक्शन डिफाइंड है। मगर जब भी आपको इनको यूज़ करना है तो आपको math.h इस हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम में पहले इंक्लूड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल फंक्शन लिख के आपकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाने के बजाय आप सिंपली फंक्शन को यूज़ करो। इस फंक्शन के बीच में आप वैल्यू लिख लो, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT लिखा और किसका स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर यहाँ पे लिख दिया, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है ये सबसे ज़्यादा हमारे काम के हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस भी हैं मगर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे जब आप प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाहते हो। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं ये ओवरऑल आपके प्रोग्राम को मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल बना देते हैं। अभी तक आप जैसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस की बात की तो लाइब्रेरी फंक्शंस में जितने भी फंक्शन डिफाइन किए गए हैं उनका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, उनकी एक पर्टिकुलर लिखने का तरीका है। आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं लिख सकते हो। तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा। मगर जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं तो आप अपने प्रोग्राम में खुद से डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग्स को डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे हमने शुरू में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की बात की कि आपके पास एक प्रोग्राम है, आप उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हो। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आया, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिफ़ाइन किया तो वहाँ पे आप हर एक फंक्शन को खुद डिफ़ाइन कर रहे हो, वो कैसे वर्क करेगा, उस फंक्शन के अंदर किस तरह की स्टेटमेंट्स रहेंगी, ये हर एक चीज़ यूज़र खुद देता है। तो उस तरह के फंक्शंस को आपका कहा जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अब जब भी आप किसी तरह का यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाओगे तो उसमें आपके पास ये 3 कंपोनेंट्स रहेंगे, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉल। अब आपके पास फंक्शन डेफिनेशन क्या चीज़ होती है? जब भी आप किसी तरह का फंक्शन बना रहे हो तो वो फंक्शन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये चीज़ आपको उस फंक्शन को यूज़ करने से पहले कहीं पे लिखनी पड़ेगी।
तो ये जो फंक्शन कैसे काम करेगा ये आप लिख रहे हो, उसको कहा जाता है आपका फंक्शन डेफिनेशन। जहाँ पे भी आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, उस ब्लॉक में बेसिकली उस फंक्शन के थ्रू जितनी स्टेटमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो उन सभी को लिखोगे। इसको जो लिखने का तरीका होता है वो इस तरह से रहता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस के बीच में आप आर्ग्यूमेंट्स लिखते हो। आपके पास जो डिफरेंट तरह के आर्ग्यूमेंट्स आप लोगे अपने फंक्शन के अंदर, उसका डेटा टाइप क्या है और वो आर्ग्यूमेंट क्या है। आर्ग्यूमेंट बेसिकली जैसे आपके वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं उनको यहाँ पे लिखा जाता है। होता है फंक्शन नेम आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे आप फंक्शन नेम लिख सकते हो जो भी आपका प्रोग्राम के अंदर आपको ईजी टू रिमेंबर हो। जैसे आपने डिफरेंट तरह के मॉड्यूल बनाए, आपके अलग अलग तरह के मॉड्यूल होते हैं, तो हर एक मॉड्यूल का एक स्पेसिफिक टास्क है, उस टास्क से रिलेटेड आप उसको नाम प्रोवाइड कर सकते हो ताकि आप फंक्शन को ईजिली पहचान सको कि वो फंक्शन क्या काम करता है। तो फंक्शन नेम आप अपनी तरफ से कुछ भी लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास ये रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप आप वो चीज़, ये एक तरह का डेटा टाइप होता है जो ये स्पेसिफाई करता है कि आपका जो फंक्शन आप यूज़ करने जा रहे हो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी तो उस स्टेटमेंट का रिज़ल्ट क्या आएगा और रिज़ल्ट वापस मेन प्रोग्राम में आपकी किस तरह की वैल्यू सेंड कर रहा है। ये रिटर्न टाइप उस चीज़ को डिफ़ाइन करता है। अब ये जो रिटर्न टाइप है और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये आपके ऑप्शनल रहते हैं। अगर आप प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हो कि वो उसमें आप किसी तरह के फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू मेन फंक्शन से लेके आ रहे हो, तब हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स राइट करते हैं। उसमें डिफरेंट तरह के डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, आप किस तरह के आर्ग्यूमेंट ले रहे हो, कितने आर्ग्यूमेंट ले रहे हो, क्या आपके डेटा टाइप्स हैं, वो सभी। अगर आप यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट आपके मेन फंक्शन से ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 3 आर्ग्यूमेंट डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मगर ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार अपनी आर्ग्यूमेंट डिफ़ाइन करो। अगर आप किसी भी तरह की वैल्यू अपने मेन फंक्शन से नहीं ले रहे हो तो आपको आर्ग्यूमेंट डिफ़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये रिटर्न टाइप, ये भी आपका एक तरह का ऑप्शनल रहता है। हो सकता है आप इस तरह का फंक्शन डिज़ाइन करते हो जहाँ पे आप अपने फंक्शन से जो आपने कॉल किया हुआ है वहाँ से अपने मेन फंक्शन के अंदर किसी भी तरह की जो वैल्यू है उसको वापस नहीं भेज रहे हो, तो ये रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो उस केस में। तो ये आपकी ऑप्शनल फील्ड है। सिर्फ आपकी जो कंपल्सरी फील्ड रहेगी, हर बार आपको एक फंक्शन नेम और आपको ये पैरेंथेसिस ब्लैंक रखने पड़ेंगे। आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस में आप यहाँ पे आप डिफरेंट तरह की अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हो, इंस्ट्रक्शंस लेते हो कि फंक्शन क्या करने जा रहा है, आपको वो चीज़ बतानी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल पे हम बना लेते हैं। अब आपके जो फंक्शंस आप डिफ़ाइन करोगे वो आपके मेन फंक्शन के अंदर नहीं आते हैं, वो मेन फंक्शन से हटके एक अलग से डिज़ाइन किए जाते हैं। आप इसको विद इन द प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर सकते हो या प्रोग्राम से अलग भी डिज़ाइन कर सकते हो। आप एक फंक्शन का अलग से प्रोग्राम बना के इसको उस प्रोग्राम को अपने इस प्रोग्राम के अंदर भी कॉल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम जैसे आपका मेन है, अब मेन के बाद हम यहाँ पे क्या है फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमने उसका नाम दे दिया फंक, अब इसको हमने खाली छोड़ दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे आपके कर्ली ब्रेसेस, तो ये आपका यहाँ पे फंक्शन नेम हो गया। ये आपके पैरेंथेसिस आपने इनको ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि हम किसी भी तरह की वैल्यू अपने मेन फंक्शन, ये आपका मेन फंक्शन है, यहाँ पे आपके अलग तरह के आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, यहाँ से हम कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को सेंड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में इसको ब्लैंक छोड़ा जाएगा। और हम ये सोच रहे हैं कि हम इस फंक्शन के थ्रू कोई भी वैल्यू वापस इस मेन फंक्शन में सेंड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे डेटा टाइप देने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे आपके आएंगे जब हम टाइप ऑफ फंक्शन लेके चलेंगे तो उसमें हम देखेंगे आपके पास अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, रिटर्न कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करने हैं, वो हर एक चीज़ हम करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप एक एग्जांपल के देख लो। अब ये आपने फंक्शन बना लिया, अब इसके अंदर आप एक पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो। जैसा हम मेन प्रोग्राम बनाते हैं सेम वैसे ही इस फंक्शन के अंदर भी आप एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हो।
जैसे हम यहाँ पे ये जो फंक्शन है, सपोज़ हम ये फंक्शन बना लेते हैं आपका सम के लिए, तो हमने इसका नाम दे दिया सम। अब सम क्या, हम यहाँ पे क्या प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, जैसे इंट a कॉमा b कॉमा सम। आपने 3 वेरिएबल ले लिए। आफ्टर दैट सम इज इक्वल टू a प्लस b। देन सॉरी, यहाँ से पहले हम मैसेज ले लेते हैं, printf enter 2 numbers, then scanf %d comma address of a comma address of b। देन आपका सम इज इक्वल टू a प्लस b, और बाद में हमने printf सम इज इक्वल टू %d कॉमा सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब तो ये आपका जो सम का प्रोग्राम है ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको कहा जाता है आपका फंक्शन डेफिनेशन। ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन, या इस ग्रुप के अंदर इस ब्लॉक में आपने फंक्शन डिफाइन किया कि ये फंक्शन क्या करने जा रहा है। इस तरह से जब इसको लिखा जाता है तो इसको कहा जाता है आपकी फंक्शन डेफिनेशन। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपके पास आता है वो है आपके पास फंक्शन कॉल। अब आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया, फंक्शन बना दिया कि वो काम कैसे करेगा, मगर फंक्शन को कॉल करना भी, अब फंक्शन को जो कॉल करने का तरीका है वो क्या करते हैं हम, जहाँ पे आपको फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन कॉल हमेशा किसी फंक्शन के अंदर से किया जाएगा, और जिस फंक्शन के अंदर से आप कॉल कर रहे हो उस फंक्शन में आप लिखोगे फंक्शन नेम, जो भी आपने फंक्शन बनाया। जैसे लास्ट टाइम आपने जो फंक्शन बनाया दैट वन इज़ योर सम, तो यहाँ पे सम फंक्शन को आप जहाँ से कॉल करोगे वहाँ पे हम लिखेंगे सम, देन आपके पैरेंथेसिस और इसके बीच में आर्ग्यूमेंट। अब ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल, अगर आप किसी तरह की वैल्यू अपने फंक्शन को सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखे जाएंगे। अगर आप फंक्शन को किसी तरह की वैल्यू सेंड नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखने की किसी भी तरह की नेसेसिटी नहीं है। अब ये एग्जांपल के तौर पे जैसे ये पिक्चर है आपके पास, आपका ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में आपके डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट्स हैं। आपने स्टेटमेंट 1 लिखी, उसके बाद आपने एक फंक्शन कॉल किया। यहाँ पे फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस और उसके बाद में सेमीकोलन। फंक्शन 1 कॉल किया, देन आपने स्टेटमेंट 2 लिख दी, फिर आपने स्टेटमेंट 3 राइट की। आफ्टर दैट आपका फंक्शन 2 कॉल करते हो और इसके अंदर आपने वैल्यूज़ दिए 9 एंड 3, देन स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5। तो ये आपका मेन फंक्शन हो गया। अब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपका ये जो मेन फंक्शन है ये होता है ऑटो कॉल। आपके जो सी प्रोग्राम है उसमें ये मेन फंक्शन लिखना नेसेसरी है। आपका जो मेन फंक्शन होता है उसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद कंपाइल करता है, खुद ब खुद कॉल करता है। तो जैसे ही आपका ये मेन फंक्शन कॉल होगा, आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। आपका फंक्शन 1 जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, ये कॉल हुआ, तो आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो डायरेक्टली आपके मेन से हटके आपके, तो जैसे ही आपका ये फंक्शन 1 कॉल होता है, आपका जो कंट्रोल है एग्जीक्यूशन का वो आपके मेन फंक्शन से हटके डायरेक्टली आपका जहाँ पे ये फंक्शन 1 आपने डिफ़ाइन किया है वहाँ पे चला जाएगा। आपके फंक्शन 1 के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, वो एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे ही आपकी फंक्शन 1 की सभी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, आपका फंक्शन 1 का जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर दैट आपका जो कंट्रोल है वो फंक्शन 1 से वापस आपकी मेन फंक्शन पे आ जाएगा, जहाँ पे आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रेजेंट है आफ्टर फंक्शन। जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था उससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी आपका कंट्रोल उस स्टेटमेंट पर चला जाएगा। आफ्टर दैट आपकी स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होती है। आफ्टर दैट आपका फंक्शन 2 आ गया, फिर फंक्शन 2 आपका कॉल हुआ। फंक्शन 2 के अंदर आपने 9 एंड 3
ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दो वैल्यूज़ हैं जो आप फंक्शन 2 को सेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर आपका जो फंक्शन है, फिर आपका जैसे ही ये प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, आपका कंट्रोल आपके फंक्शन 2 पे चला जाता है, जहाँ पे भी आपने ये डिफ़ाइन किया है फंक्शन 2। अब यहाँ पे हमने लिखा है इंट a एंड इंट b, क्योंकि यहाँ पे आप दो इंटीजर वैल्यूज़ को अपने फंक्शन 2 जहाँ से कॉल किया गया है वहाँ से फंक्शन के ऊपर सेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर आपको, जहाँ पे आप फंक्शन डेफिनेशन लिख रहे हो, वहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि आप किस तरह की वैल्यूज़ को अपने इस फंक्शन के अंदर ले रहे हो। अब यहाँ पे हम ये आगे देखेंगे, हम इसको डिफरेंट तरह से कहते हैं। वन इज़ योर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स ही होते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शंस आपके वैल्यूज़ आपके फंक्शन में आ गई, उसके बाद ये आपके फंक्शन इन वैल्यूज़ को यूज़ करेगा और उसके ऊपर आपका फंक्शन वर्क करेगा। जैसे इसका काम ख़त्म हो गया, आपका फंक्शन रिटर्न करेगा आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ उसे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगी, फिर आपका फंक्शन स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होती है, फिर स्टेटमेंट 5 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आपका मेन फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है बेसिकली, ये जो हम लिखते हैं इसको कहा जाता है फंक्शन कॉल। जहाँ से आपने इस प्रोग्राम को बुलाया कि इसको अब एग्जीक्यूट करना है, तो इसको कहा जाता है आपका फंक्शन कॉल। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है, आपको फंक्शन डिफ़ाइन करना नेसेसिटी है और फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है। अगर आप फंक्शन कॉल नहीं करोगे तो तब तक वो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। अब नेक्स्ट चीज़ आपके पास जो आती है, दैट वन इज़ योर फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर आप जो फंक्शन यूज़ कर रहे हो वो किसी तरह की वैल्यू वापस मेन फंक्शन पे सेंड कर रहा है, जैसे हमने लास्ट टाइम फंक्शन देखे, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन थे। जैसे सपोज़ हमारे पास ये जो फंक्शन 2 है, इसने यहाँ पे किसी तरह की वैल्यू दी, इस यहाँ की डिफरेंट तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो रन हुई और उस स्टेटमेंट से कुछ रिज़ल्ट निकला। फिर वो रिज़ल्ट आप इस फंक्शन से वापस अपने मेन प्रोग्राम पे सेंड कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है रिटर्न। मतलब आप फंक्शन 2 से किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न ले रहे हो आपके मेन फंक्शन के अंदर। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस केस में यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करना नेसेसिटी होता है। फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं, ये हमेशा आपके मेन फंक्शन से पहले किया जाता है। जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो जब आपका प्रोग्राम कंपाइल करेगा तो उसको पहले से पता होता है कि आप आगे अपने प्रोग्राम में इस तरह का कोई फंक्शन यूज़ करने जा रहे हो जिसमें किस तरह का रिटर्न टाइप रहेगा और कितने आर्ग्यूमेंट्स उसको सेंड किए जा रहे हैं, जिससे जो है आपके प्रोग्राम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तब भी हो सकता है आपके प्रोग्राम रन कर जाएं, मगर उस केस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम जनरेट ना हो, आपके पास किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई बग्स जनरेट ना हो, तो उसके लिए फंक्शन अगर आपकी किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो हमेशा ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप फंक्शन को मेन से पहले डिक्लेयर करो, ताकि आपके प्रोग्राम जब कंपाइल होता है उसको पता रहे कि वो किस तरह के फंक्शंस को आगे प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहा है। अब फंक्शन को जो डिक्लेयर करने का तरीका होता है वो सेम होता है जैसे आप फंक्शन को डिफ़ाइन करते हो। सिर्फ डिफरेंस वहाँ पे है, जब आप फंक्शन को डिफ़ाइन करते हो तो उसके एंड में आप यहाँ पे ये सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते हो, जबकि आप फंक्शन अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके एंड में आप हमेशा सेमी कॉलन यूज़ करोगे। लिखने का तरीका वही है। रिटर्न टाइप, किस तरह की वैल्यू आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है आप उसका डेटा टाइप लिखोगे, फिर आपका फंक्शन नेम। आफ्टर दैट आप यहाँ पे लिखते हो टाइप 1 टाइप 2। आप सिर्फ जितनी आर्ग्यूमेंट अपने फंक्शन को सेंड कर रहे हो आप उनका यहाँ पे डेटा टाइप लिख सकते हो। जैसे सपोज़ हम यहाँ पे 3 वैल्यूज़ को आपके फंक्शन को सेंड करो, एक वैल्यू आपकी इंटीजर टाइप है, एक आपकी फ्लोट टाइप है, दूसरी आपकी कैरेक्टर टाइप है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट कॉमा फ्लोट कॉमा कैर, इस तरह से लिखा जा सकता है। या आप इसके साथ वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हो। जब आप डिक्लेयर करते हो तो ये ऑप्शनल है, आप आइदर सिर्फ डेटा टाइप लिखो या डेटा टाइप के साथ आप आर्ग्यूमेंट के वेरिएबल नेम भी लिखे जा सकते हैं। जैसे टाइप डेटा टाइप 1 आर्ग्यूमेंट 1, आइदर यहाँ पर वेरिएबल नेम आएगा या आप किसी तरह की वैल्यू लिख सकते हो।
वो ऑप्शनल चीज़ है, आप जिस तरह से चाहोगे वो आप लिख सकते हो। अब इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे हमने यहीं पे एक प्रोग्राम बनाया था, तो हम जैसे आपका ये जो मेन फंक्शन है, यहीं से आप क्या है इस सम फंक्शन को यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या है, जो आपका मेन फंक्शन होगा हम उसके अंदर इस चीज़ को कॉल करेंगे। तो सिर्फ इस तरह से अगर लिखा जाएगा तो आपका ये सम फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। इससे ऊपर इससे नीचे किसी तरह की स्टेटमेंट हो सकती है, वो आप फंक्शन वो प्रोग्राम क्या बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन है एंड दिस इज़ योर फंक्शन कॉल, और इसको कहा जाता है आपका कॉलिंग फंक्शन। एग्जीक्यूट। तो इस तरह से जैसे ही आपका प्रोग्राम आपने रन किया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपका जो मेन फंक्शन है उसको ऑटोमेटिकली कॉल किया। ऑटोमेटिक कॉल होने के बाद आपके जो मेन फंक्शन है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स थे वो रन होगी। तो जैसे ही आपके सम ये वाली स्टेटमेंट आपकी रन की तो इसने क्या है आपके सम फंक्शन को कॉल किया। तो आपका जो कंट्रोल है वो आपके मेन से आपके डायरेक्टली आपके सम फंक्शन के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया, और इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो रन करेंगी। तो इसमें आपने वेरिएबल डिफ़ाइन किए, उसके बाद आपने स्टेटमेंट ले ली एंटर 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हम 2 नंबर लिखेंगे 4 and 5 एंड प्रेस एंटर। आफ्टर दैट आपका इसने सम की और इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया, और आपका प्रोग्राम जैसे इसका प्रोग्राम आपकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हुई, आपका जो कंट्रोल है वो आपके सम से वापस आपके रिटर्न स्टेटमेंट पे चला गया। जो भी आपके सम के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है, स्टेटमेंट होती है, आपका कंट्रोल वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है और आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब आपके जो फंक्शंस हैं इसका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर आप यहाँ पे हम सम जो है बार बार करना चाहते हैं, 3 बार सम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे किया जा सकता है। इसको एग्जीक्यूट करो। तो इस तरह से आपका फर्स्ट सम फंक्शन कॉल हुआ, आपका प्रोग्राम चला, यहाँ पे आपने वैल्यू डाली 4 and 6 10, आपका सम निकल गया। जैसे ही सम निकला आपका प्रोग्राम जो है कंट्रोल उसका वापस आपके मेन पे चला गया। मेन पे फिर से आपका सम फंक्शन कॉल हुआ, फिर से यहाँ पे आ गया, फिर आप 2 नंबर डालो एंटर, आपका फिर से इसका सम निकल गया। सम निकल गया फिर आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो वापस फिर से आपके मेन फंक्शन पे चला गया। वहाँ पे आपकी नेक्स्ट जो फंक्शन है उसको कॉल किया गया है। फिर से यहाँ पे आप कोई नई वैल्यू डालते हैं, प्रेस एंटर। तो इस तरह से आप क्या एक ही फंक्शन को बार बार अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। तो जैसे अगर आप आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम होता, आप ये जो सम फंक्शन है इसको अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ कर रहे हो, तो इधर आपके पास ऑप्शन था आप क्या इसको इसी मेन के अंदर डिफाइन कर दो। ये प्रोग्राम आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है आप वहाँ पे उसको क्या बार बार लिखते। तो उसकी बजाय लिखने के बजाय हमने क्या एक ही बार इस सम फंक्शन को डिफ़ाइन कर लिया, और इसको जितनी बार हमें ज़रूरत पड़ती है हम उतनी बार इस चीज़ को कॉल कर लेते हैं। तो इससे ओवरऑल आपका जो प्रोग्राम का साइज़ है वो भी आपका छोटा हो गया। आपकी 4 लाइन में ही एक प्रोग्राम कवर अप हो गया। अगर आप इसको बार बार लिखते तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइन्स लेता। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं आपके फंक्शंस को। आपके टाइप्स ऑफ जो फंक्शन होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके ऊपर डिफरेंट तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।